शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट में खूब हंगामा हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। 200 से अधिक पैसेंजर 2 घंटे तक प्लेन में ही फंसे रहे। वजह ये थी कि उड़ान से ठीक पहले विमान में तापमान को लेकर तकनीकी दिक्कत आ गई थी, जिसकी वजह से एसी बंद हो गया और पैसेंजर परेशान होते रहे। आखिरकार 2 घंटे के बाद यात्रियों को बाहर जाने की इजाजत मिली और 6 घंटे के बाद विमान ने उड़ान भरी। घटना बुधवार रात की है, जब सिंगापुर जाने वाली बोइंग 7879 ड्रीमलाइनर में ये तकनीकी दिक्कत हुई। एयरलाइंस ने पैसेंजर्स को हुई परेशानी पर खेद जताया है। विमान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लाइट नहीं आ रही। देखिए ये तस्वीर, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं ये वीडियो, जिसमें 6 घंटे की देरी के बाद विमान ने उड़ान भरी, लेकिन 2 घंटे तक ये सभी यात्री इस विमान में फंसे रहे। एसी काम नहीं कर रहा था तकनीकी गड़बड़ की वजह से, लेकिन यात्रियों को बाहर जाने की इजाजत क्योंकि नहीं थी, तो 2 घंटे के बाद उन्हें इजाजत मिली। हमारे साथ इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा जुड़ गए हैं। मनीष, जाहिर सी बात है यात्रियों को वापस बाहर निकालना सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत होती है उसमें, लेकिन 2 घंटे का समय लग गया, 200 यात्री फंसे रहे। बिल्कुल, देखिए हालांकि एयरलाइंस की तरफ से ये बात कही जा रही थी कि पैसेंजर्स को बार बार इन्फॉर्म किया जा रहा था कि थोड़ी देर और, लेकिन पैसेंजर्स का कहना यह है कि एयरलाइंस ने प्रॉपर इन्फॉर्म नहीं किया था और 2 घंटे के बाद जब एयरलाइंस को लगा कि अब और अधिक समय लगेगा तो फिर उन्हें डिबोर्ड किया गया और फिर जब वैकल्पिक व्यवस्था होने के बाद ही फिर एयर इंडिया की विमान सिंगापुर के लिए रवाना हो पाई। एयरलाइंस अपनी तरफ से तमाम दावे कर रहे हैं, लेकिन बार बार यही सवाल हो रहा है कि पहले तो एयर इंडिया के विमानों की सेफ्टी को लेकर सवाल उठ रहे थे और अब उनके मेंटेनेंस को लेकर अब भी सवाल हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों एयर इंडिया ने अपनी एक ऑडिटिंग कराई थी और उसके बाद उन्होंने हर अपने प्लेन को फिट बताया था कि वो हर तरह से सक्षम है, और ऐसी स्थिति में अचानक इस तरह की गड़बड़ी होती है जिसके बाद 2-2.5 घंटे तक एसी काम नहीं करता। जरा सोचिए कि अगर वो टेक ऑफ होने के बाद अगर इस तरह की स्थिति होती तो फिर यात्रियों को कितनी परेशानी उनका सामना करना पड़ सकता था। तो जाहिर है कि एयर इंडिया को बहुत सारे जवाब देने होंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पैसेंजर्स को 2-2.5 घंटे बहुत ही ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ा। फ्लाइट तो देर हुई, वो तो अलग ही। जी हाँ, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मनीष। और अब खबर नेपाल से, जहां पीएम के चेहरे को लेकर जेन जी समर्थक ही आपस में भिड़ गए थे। सेना मुख्यालय के सामने युवाओं में झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि सरकार के गठन को लेकर अपने अपने दावे हैं हर गुट के, जिसकी वजह से जेन जी प्रदर्शनकारी आज आपस में ही उलझ गए। प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर आपस में जेन जी समर्थक भिड़ते नजर आए काठमांडू में सेना मुख्यालय के सामने। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब प्रदर्शनकारियों के ही कई गुट बनते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के नाम को लेकर कहीं ना कहीं रजामंदी नहीं बन पा रही है और मतभेद अब खुलकर सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। सेना मुख्यालय के सामने की ये तस्वीरें हैं, जहां पर प्रदर्शनकारी आपस में भिड़ गए। 2 गुट आपस में अपने अपने नेताओं के नाम को लेकर भिड़ते नजर आए। और इस बीच खबर यह है कि नेपाल में चल रहे राजनीतिक उथल पुथल और जनरेशन जेड के हिंसक जेनजी के विरोध को लेकर लगातार जो अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं वो तो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। अब नेपाल में इंजीनियर कुलमन घिसिंग अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने की रेस में सबसे आगे आ गए हैं। आंदोलन की अगुवाई कर रहे जेनजी की तरफ से पहले पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम आगे किया गया था, लेकिन फिर उनके नाम पर अंदरूनी विरोध होने लगा, जिसके बाद अब कुलमन घिसिंग का नाम आगे किया गया है। इसको लेकर जेनजी गुट के नाम से एक प्रेस रिलीज भी सामने आया है, जिसमें लिखा है कि संविधान के अनुसार पूर्व चीफ जस्टिस और जज इस पद पर नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होते। साथ ही 70 वर्ष की आयु पार कर जाने के कारण वे जेनजी का प्रतिनिधित्व भी नहीं कर सकते। इसी कारण सुशीला कार्की का नाम खारिज कर दिया गया। वहीं नेपाल में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी का अभियान भी तेज हो गया है। बिहार नेपाल बॉर्डर पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। 60 सेकंड में देखिए पूरी खबर।
तस्वीरें बिहार नेपाल बॉर्डर की हैं, जहां लोगों की बड़ी भीड़ देखी जा सकती है। बॉर्डर पर नेपाल और भारत दोनों देशों के नागरिक मौजूद हैं, जो नेपाल हिंसा की वजह से अपने देश नहीं लौट पा रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बिहार के रक्सौल बॉर्डर पर एसएसबी के जवान तैनात हैं, जो आईडी कार्ड की जांच कर रहे हैं। पूरी जांच के बाद ही लोगों को भारत में एंट्री की इजाजत दी जा रही है। सभी पर्यटकों की एक-एक कर रजिस्टर में एंट्री भी कराई जा रही है। गृह मंत्रालय के सख्त निर्देश हैं कि नेपाल में फंसे भारतीयों की नागरिकता देखकर उन्हें प्रवेश की इजाजत दी जाए। बॉर्डर पर लोगों की लंबी कतार देखी जा सकती है। सिर्फ आईडी कार्ड ही नहीं, बल्कि लोगों के सामान की भी जांच की जा रही है, ताकि असामाजिक तत्व इन हालात का फायदा न उठा सके। आपको बता दें कि नेपाल में जेल से कई कैदी फरार हो चुके हैं। इन हालात में कहीं वो भारत में दाखिल ना हो जाएं, इसके चलते बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। नेपाल के जो नागरिक भारत में हैं और नेपाल लौटना चाहते हैं, उन्हें भी नेपाल वापसी में मदद पहुंचाई जा रही है। और नेपाल में उन्मादी भीड़ ने पशुपतिनाथ मंदिर के पास थाने में आग लगा दी और वहां सैकड़ों गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। काठमांडू से TV9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे की ये रिपोर्ट देखिए। हम जहां पर खड़े हैं, यहां से पशुपतिनाथ मंदिर महज 500 मीटर की दूरी पर है और पूरे पशुपतिनाथ मंदिर एरिया की सुरक्षा को संभालने वाला ये पुलिस स्टेशन भी उस दिन प्रदर्शनकारियों के गुस्से की भेंट चढ़ गया। ये इसका एंट्री गेट है और एंट्री गेट पर ये जो बोर्ड है कैसे तोड़ा गया है और आइडेंटिफिकेशन के लिए ये वो पुलिस चौकी है और यहाँ पर ये बोर्ड है ट्रैफिक प्रहरी। नेपाल में पुलिस को प्रहरी कहा जाता है और अंदर सिचुएशन कैसी है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर आइए, अब आप देखिए पुलिस स्टेशन के परिसर के अंदर सबसे पहले ये पुलिस चौकी होती है। ये यहाँ पर गार्ड बैठा होता है जो किसी को आने और जाने से रोकता है, उसको पूरा जला दिया गया। इसके बाद आगे आइए, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 गिनती करने में बहुत वक्त लग जाएगा। आप ऐसे समझिए लगभग 100 से ज्यादा बाइकें हैं और कारों की गिनती नहीं है। ये बैक ऑफिस है जहां पर रेस्ट रूम बनाया गया था, इसको पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया। और नेपाल में आंदोलन के बीच फंसे भारतीय पर्यटकों की वापसी शुरू हो गई है। देखिए भारत नेपाल बॉर्डर से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। तस्वीरें बिहार के रक्सौल की हैं, जो भारत नेपाल का बॉर्डर इलाका है। यहाँ पर लोगों की लंबी कतार देखी जा सकती है। ये वो भारतीय हैं जो नेपाल गए थे, लेकिन अब नेपाल में आंदोलन के बाद वापस घर लौट रहे हैं। बॉर्डर पर इन लोगों की गहन जांच हो रही है। पहचान पत्र मांगे जा रहे हैं। पहचान पत्र दिखाने के बाद लोगों को भारत की सीमा में एंट्री की इजाजत मिल रही है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर एसएसबी ने पहचान पत्र देखकर भारतीय नागरिक को भारत में, वहीं नेपाली नागरिक को नेपाल में दाखिल होने की इजाजत दी। भारत के विदेश मंत्रालय ने नेपाल में प्रवासी भारतीयों की आबादी लगभग 7 लाख होने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा सीमा से लगने वाले भारतीय राज्यों के लोग बड़े पैमाने पर घूमने भी नेपाल जाते हैं। वहीं नेपाल में अशांति को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी किया गया है। एसएसबी घटनाक्रम पर नजर रख रही है। भारत और नेपाल कुल 17 से 51 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। और इस वक्त एक बड़ी खबर, देश में एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। पाकिस्तान से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है और पुलिस ने 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान से जुड़े टेरर मॉड्यूल पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियों ने करारा प्रहार किया है। देश के 4 राज्यों से 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 दिनों से चल रहे ऑपरेशन के दौरान आईएसआईएस के 2 आतंकियों को दिल्ली से और 1 आतंकी को रांची से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली से गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकियों की पहचान आफ्ताब और सूफियान के रूप में हुई है। उसके पास से हथियार और आईडी बनाने का सामान बरामद हुआ है। वहीं रांची से गिरफ्तार किए गए दानिश के ठिकाने से पुलिस को केमिकल आईडी बनाने का सामान बरामद हुआ है। इसके अलावा एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक ये आतंकी दिल्ली सहित देश के अलग अलग जगहों पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि गिरफ्तार किए गए 5 आतंकी आईएसआईएस की स्लीपर सेल थे। इनका मुख्य काम आईएसआईएस में नए आतंकियों की भर्ती करना था। अब स्पेशल सेल ये पता लगा रही है कि अब तक इन्होंने कितने आतंकियों की भर्ती की है और कहां-कहां रेकी कर आतंकी वारदातों को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 4 राज्यों से 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ये आतंकी टारगेट किलिंग के लिए प्लान तैयार कर रहे थे। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के एडिशनल कमिश्नर प्रमोद कुशवाहा से TV9 भारतवर्ष संवाददाता पुनीत शर्मा ने बात की। सुनिए।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया। हमारे साथ इस वक्त स्पेशल सेल के एडिशनल कमिश्नर प्रमोद कुशवाहा सर हैं। सर, 5 आतंकियों को पकड़ा गया है, बड़ा नेक्सस पूरे पैन इंडिया क्या है, किस तरीके से गिरफ्तारी हुई? ये इस मॉड्यूल को हमारी टीम पिछले 5-6 महीने से देख रही थी और इसमें काफ़ी बड़ा रोल जो है वो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का है, जिसके एजेस में ये एक्शन किया गया है। और इसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और कर्नाटका स्टेट पुलिस और स्टेट एटीएस का बहुत बड़ा रोल रहा है। जॉइंट ऑपरेशन था। 5 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, इसमें सेंट्रल कैरेक्टर अशरार दानिश है, उसने ही बाकी ग्रुप को जोड़ा था। और जो इनका उसके पास से काफ़ी भारी मात्रा में इंक्रीमेंटिंग मटेरियल मिला है, जो कि आईडी बनाने के काम में आ सकता है। बियरिंग्स भी हैं, सल्फ़र है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ़र पाउडर है और पीएच वैल्यू चेकर है, बैटरीज हैं, डायोड्स हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए सेना ने रणनीति बदली है। आतंकियों के साथ मुठभेड़ और ऑपरेशन में सेना अब बुलेट प्रूफ बख्तरबंद गाड़ी का इस्तेमाल कर रही है। स्पेशल व्हीकल पर आतंकियों के हमले का भी कोई असर नहीं होगा। संवाददाता अंकित भट्ट की ये रिपोर्ट देखिए। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि आतंकियों की तरफ से किस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल और रजौरी पुंछ के सेक्टर में भारतीय सेना के वाहनों पर आतंकी हमला किया। लेकिन अब भारतीय सेना ने अपनी रणनीति किस तरीके से बदली है, यह हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, सबसे ज़्यादा खास बात ये कि लेटेस्ट व्हीकल जो है वो भारतीय सेना की तरफ से अब इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर की जा रही है। ये पूरी तरीके से बख्तरबंद गाड़ी है, ताकि जब सेना को किसी भी तरफ मूवमेंट करनी है तो उस वक्त कोई भी पूरी तरीके से जो प्रोटेक्शन गियर है वो यहाँ पर एसओपी में रखी जा सके। उसके साथ साथ अगर आतंकियों की तरफ से यहाँ पर फायरिंग की जाती है तो क्विक रिस्पांस टीम किस तरीके से आतंकियों को जवाब देगी, ये साफ तौर पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दरअसल ये नए तरीके की टैक्टिक्स है जो भारतीय सेना की तरफ से अपनाई जा रही है और खास तौर पे नई गाड़ियां जो हैं वो भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुई हैं, जो कि अब सुरक्षा कवच के तौर पर भी देखी जा रही है। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 अकोला दंगों की जांच में लापरवाही पर महाराष्ट्र पुलिस को फटकार लगाई है। कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम अफसरों की संयुक्त विशेष जांच टीम एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता ने खुद को हत्या का चश्मदीद बताया और कहा कि असली दोषी की बजाय धर्म विशेष के व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्दी पहनने के बाद पुलिसकर्मियों को धर्म या जाति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि पीड़ित के परिजन खुद कोर्ट नहीं पहुंचे और याचिका किसी छिपे मकसद से दायर लगती है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पीयूष पांडे जुड़ गए। पीयूष, हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इस याचिका को स्वीकार किया बल्कि अब इस पर जो टिप्पणी की है वो कई सवाल खड़े करती है। बिल्कुल सुमेरा, देखिए, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस की 2023 के अकोला जो दंगे हुए थे उनकी जांच में लापरवाही और पक्षपात पर कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही गृह सचिव को निर्देश दिया है कि दोनों समुदायों के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी एक एसआईटी गठित की जाए और वो एसआईटी जांच करे, क्योंकि याचिकाकर्ता की ओर से पुलिस की निष्क्रियता और मेडिकल रिपोर्ट की अनदेखी का आरोप लगाया गया था। उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी टिप्पणी की है कि पुलिस को धर्म और जाति से ऊपर उठ करके काम करना चाहिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पर याचिकाकर्ता ने ये स्पष्ट कर दिया कि पुलिस ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया और इस मामले में वो पक्षपाती हो गई। यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने गृह सचिव को निर्देश दिए कि इस मामले में एसआईटी गठित की जाए और साथ ही जो टिप्पणी थी वो की। अब इस मामले में एसआईटी जो गठित होगी वो आगे अपना काम करेगी और रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट को देगी और देखना ये होगा कि अब याचिकाकर्ता को इंसाफ कब तक मिलता है। बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। और जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी पर सियासत तेज हो गई है। आप सांसद संजय सिंह श्रीनगर पहुंचे थे। संजय सिंह ने सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। उनसे मिलने पहुंचे फारूक अब्दुल्ला ने बंद गेट से ही बातचीत की। सुनाते हैं आपको। मिलने नहीं दे रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे हैं, जो इनसे बंटवारा कर रहे हैं। देखिए पुलिस दरबार ये हाथ देखिए, ये मालिक बैठे हैं,
रियासत में एक स्टेट की गवर्नमेंट है, आवाम की गवर्नमेंट है। एक इंसान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करना चाहता है, कोई पत्थरबाजी नहीं करना चाहता। आप मिलने क्यों नहीं दे रहे भाई? नहीं दे रहे। कौन सा अपराध है? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इस राज्य के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, आप मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये हाल इसमें कौन सी ऐसी बात है? हमने कौन सा यार हमला करना है? इसमें कौन सी ऐसी बात है? हमने कौन सा करना है? भाई मिलने में क्या बुराई है? आप इतना भी नहीं चाहते देखे कि मैं इसका हाल मेरा दोस्त रहा है पार्लियामेंट में इतने साल। चलिए आपका तो है नहीं ये कसूर। अच्छा संजय, खुदा हाफिज। तो ये क्या परेशानी, मुलाकात तो करने दीजिए। ये इस रियासत। और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे राघोपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां नाम लिए बिना उन्होंने अपने छोटे भाई पर सियासी वार कर दिया। आप शांत रहिए, कैसे बढ़ना है हम बांट रहे हैं, सरकार मदद नहीं कर रहा लेकिन हम आके दे रहे हैं, ठीक है। सरकार आपका विधायक भी फेल नाच ना कर रहा। दरअसल जिस बाढ़ग्रस्त राघोपुर में तेज प्रताप राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं, वहां से उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव विधायक हैं। तेज प्रताप ये कहते देखे जा सकते हैं कि राघोपुर क्षेत्र के विधायक भी पीड़ितों की मदद में फेल हो गए हैं। साथ ही कह रहे हैं कि वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं। दरअसल वोटर अधिकार यात्रा के समापन के बाद तेजस्वी यादव का एक वीडियो उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने एक्स हैंडल से शेयर किया था, जिसमें वो कुछ लड़कों के साथ डांस करते नजर आए थे। खैर, अब जरा तेज प्रताप यादव का ये अंदाज देखिए। अब भला इतने पानी के बीच कोई कैसे राहत सामग्री का वितरण कर सकता है? खुद बोट पर चादर बिछाकर बैठे हैं और पब्लिक गर्दन तक पानी में राहत सामग्री लेने के लिए मजबूर है। आप शांत रहिए, कैसे बढ़ना है हम बांट रहे हैं, सरकार मदद नहीं कर रहा लेकिन हम आके दे रहे हैं, ठीक है। सरकार आपका विधायक भी फेल नाच ना कर रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। वहीं ममता बनर्जी के एक बयान को लेकर पूर्व सैनिक धरने पर बैठ गए हैं। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। आरोप है कि मालदा में टीएमसी के एक छात्र नेता ने रविंद्रनाथ टैगोर का पोस्टर जला दिया, जिसका बीजेपी के नेताओं ने जमकर विरोध किया। टीएमसी ने फौरन कार्रवाई करते हुए पोस्टर जलाने वाले छात्र नेता को पार्टी से निलंबित कर दिया है। वहीं इसके जवाब में टीएमसी के नेताओं ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें बीजेपी के मंच पर रविंद्रनाथ टैगोर की फोटो सुकांत मजूमदार के पैर के साथ थी। उधर सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ पूर्व सैनिक धरने पर बैठ गए हैं और सेना के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। इस धरने में बीजेपी के नेता भी शामिल हुए हैं। जो आर्मी हमारा ऑपरेशन विजय से लेके जो देश के लिए, हित के लिए, जो पूरा दिन रात 24 घंटा जो देश के लिए काम करते हैं और उसका जो गौरव है वो पूरा देश तथा बाहर का जो कंट्री है वो भी जानता है। तो इसके लिए जो ममता बनर्जी जब आया 200 आदमी चला गया, तो ये बात जो बोला है वो बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है और दोनों पार्टियों के बीच इन मसलों को लेकर बयानबाजी फिलहाल चरम पर है। इस वक्त एक और बड़ी खबर, राहुल गांधी ने फिर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। हाइड्रोजन बम आएगा तो सब साफ हो जाएगा, कहा राहुल गांधी ने। वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं, हम जनता को गारंटी के साथ सबूत देने वाले हैं। वोट चोरी का नारा पूरे देश में चल रहा है, कहा राहुल गांधी ने। डायनामिक एक्सप्लोसिव आपको सबूत देने वाले हैं। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है। आग जैसे फैल रहा है, क्योंकि सच्चाई है और हम आपको दिखाएंगे। हिंदुस्तान के युवा, आप अच्छी तरह सुनिए, सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं। धन्यवाद। नहीं, ये जो बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। भोपाल में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी मामले की जांच में एक नई जानकारी सामने आई है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। भोपाल के आरिफ नगर इलाके में गणेश प्रतिमा के विसर्जन के दौरान जुलूस पर पथराव मामले की जांच ने नया मोड़ ले लिया है। जांच में ये बात सामने आई है कि एफआईआर में जिन लोगों के नाम अभियुक्त के तौर पर दर्ज हैं, उनकी लोकेशन घटनास्थल की लोकेशन से कहीं मेल नहीं खाती। माना जा रहा है कि फरियादी ने पुरानी रंजिश के चलते 3 लोगों पर सीधे पत्थर फेंकने और मूर्ति तोड़ने का आरोप लगाया, जिसके बाद अब फरियादी
पुलिस की जांच के घेरे में आ गए हैं। हमारी जो जांच है उसमें ये सामने आया है कि इस तरह का जो पथराव का कोई घटनाक्रम नहीं हुआ है और जो भी इसमें आरोपी बताए गए हैं सीसीटीवी फुटेज के देखने पर और आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर इन जो 2 आरोपी हैं इनकी उपस्थिति घटना स्थान पर नहीं पाई गई है और जो तीसरा आरोपी का नाम आया ये तो अभी तक आइडेंटिफाई भी नहीं हुआ है। झांकी समिति है उसके अध्यक्ष हैं, इसके खिलाफ पूर्व में 2 प्रकरण थाना गौतम नगर में ही पंजीबद्ध है। तो कहीं ना कहीं दबाव बनाने के उद्देश्य से इस तरह की रचना की गई। पुलिस का ये भी कहना है कि जांच पूरी हो जाने के बाद मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज उज्जैन के महाकाल मंदिर के आसपास से अवैध निर्माण हटाने का अभियान चलाया गया है। अभियान के दौरान कितने अवैध निर्माण ध्वस्त हुए हैं इस रिपोर्ट में देखिए। उज्जैन में आज करीब आधा दर्जन अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। तस्वीरें बेगम बाग इलाके की हैं, जो महाकाल मंदिर तक पहुंचने के मुख्य मार्गों में शामिल है। 50 से ज्यादा पुलिसकर्मियों और 100 नगर निगम कर्मियों की मौजूदगी में अतिक्रमण के खिलाफ इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। करीब 1.5 साल पहले भी इस जगह की 28 लीज कैंसिल की जा चुकी हैं। लगातार नोटिस के बाद भी जब अवैध निर्माण को हटाया नहीं गया, तब जाकर प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन का फैसला किया। यहाँ कुल 60 अवैध निर्माण होने की खबर है, जिस पर आने वाले दिनों में भी ऐसा ही एक्शन देखने को मिल सकता है। पूर्णतः आवासीय योजना है, परंतु पूर्व में जो फ्रंट रो है इसमें 28 लोगों ने आवासीय की जगह पर व्यावसायिक गतिविधियां और साथ ही जो भूखंड थे उसके मल्टीपल डिवीजन के ऐसे कई सारी शर्तों का उल्लंघन किया। उन्हीं शर्तों के उल्लंघन के आधार पर विकास प्राधिकरण के द्वारा सभी की लीज निरस्त की गई। आज लगभग 5 भूखंड ऐसे हैं जहां पर कि 11 निर्माण हैं, उनकी चूंकि लीज निरस्त हो चुकी है। निर्माणों को अतिक्रमण मानते हुए उसमें अतिक्रमण हटाने की संपूर्ण विधिवत कार्रवाई की गई है। और बड़ी खबर है, सोनिया गांधी को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली है। नागरिकता केस में दाखिल याचिका खारिज कर दी गई। कोर्ट के जरिए सोनिया गांधी के खिलाफ जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है अदालत ने। और याचिका में गलत तरीके से नाम जोड़ने का आरोप लगाया गया था। सोनिया गांधी के खिलाफ दाखिल याचिका में कहा गया था कि सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 में नागरिकता हासिल की थी, जबकि उनका नाम 1980 की वोटर लिस्ट में शामिल था। जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुंछ में लैंडस्लाइड की वजह से कई घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की है, जहां पर लैंडस्लाइड की घटना सामने आई। पहाड़ से गिरे पत्थर और मलबे की वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा। पुंछ जिले के मेंढर में कई दिनों से जमीन धंसने और भूस्खलन होने का सिलसिला जारी है और इसके कारण गांव में दर्जनों मकान ध्वस्त होकर जमींदोज हो गए। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक जमीन धंसने की रफ्तार धीमी जरूर है, लेकिन अभी भी खतरा बरकरार है। प्रशासन की पहली प्राथमिकता प्रभावित परिवारों को सुरक्षित जगहों पर ले जाना है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और लोगों को क्षतिग्रस्त घरों से सुरक्षित निकाल रही है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि स्थानीय लोगों को मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश हो रही है। कुछ फैसिलिटी देने चाहिए। हम कहाँ जाएं, क्या करें, कहाँ एडजस्ट हो पाएंगे। इतना बड़ा गल, इतने बड़े छोड़ के हम अपना घर जा रहे हैं। एक महीने तकरीबन 50 से ज़्यादा घर हैं। मेरे ख्याल में आज 25वां घर वो गिरा है। ये तो नेचुरल डिजास्टर है सबके लिए, ड्यू टू विच ऑल ऑफ अस हैव बीन सफर्ड वेरी बैडली। वहीं भारतीय सेना की तरफ से यहां पर मेडिकल कैंप लगाया गया ताकि लोगों की मदद की जा सके, घायलों को सही उपचार मिल सके। पंजाब के कई जिलों में अभी भी 10 फीट तक पानी भरा है। मकान बाढ़ में ढहते जा रहे हैं। बाढ़ का पानी खेतों को भी तबाह कर रहा है। पंजाब में बाढ़ ने कितना नुकसान पहुंचाया, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। कई दिनों से पूरा गांव बाढ़ की गिरफ्त में है और इसी के चलते ये मकान भी पूरी तरह से ढह गया। मकान का अगला हिस्सा पानी में समा गया। बाढ़ ने यहां के कई घरों को नुकसान पहुंचाया। तस्वीरें पंजाब के फाजिल्का की है। ये इलाका भारत पाकिस्तान बॉर्डर के बेहद करीब है, जो कि कई हफ्तों से बाढ़ की चपेट में है। फाजिल्का इलाके की गलियों में पानी का बसेरा है। ग्रामीणों की खेती बर्बाद है। यहाँ के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ मकानों में 10 फीट तक पानी अभी भी भरा हुआ है। लोग घरों में फंसे हैं। बिजली सप्लाई ठप है। खाने पीने के सामान की किल्लत है। ऐसे में लोग किन हालातों में समय काट रहे हैं, समझा जा सकता है। नुकसान हो गया, खड्डे पै गए खेत है 10-12 किले, वो सारा डुब गया, कुछ नहीं बचे भाई। हाँ, इतने भाई पानी च रह, बाकी रहने थां ते सुक्की आ, बाकी उत्थे ते घरे पानी 10-10 फुट 5-5 फुट किदे आ। पीएम पहुंचा तो असीं उन्हां दा धन्नवाद करने। बाकी ये चाहुंदे आ भी जिन्नी भी सहायता हो सके साडी कीती जावे, जो कि साडा काफ़ी नुकसान हो चुका पिंड दा। जो भी सहायता होंदी आ साडी कीती जावे।
और दिल्ली में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। इस बीच 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस का एक्शन जारी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एनकाउंटर के बाद रोहित गोदारा गैंग के शूटर अंकित को गिरफ्तार किया है, जो एक व्यापारी पर फायरिंग के इरादे से जहांगीरपुरी इलाके में आया था। जब पुलिस की टीम उसे पकड़ने पहुंची तो वो फायरिंग करने लगा। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शूटर अंकित के पैर में गोली लग गई। जानकारी के मुताबिक शूटर अंकित को रोहित गोदारा ने एक्सटॉर्शन के लिए फायरिंग करने के लिए भेजा था, लेकिन पुलिस की सतर्कता से उसके मंसूबे पर पानी फिर गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उधर दिल्ली पुलिस ने तुगलकाबाद इलाके में लंबे समय से फरार चल रहे हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम मोहम्मद शमशाद आलम है और उसके खिलाफ तुगलकाबाद थाने में हत्या का मामला दर्ज है। कोर्ट ने उसे ऑफेंडर घोषित कर रखा था और वो लगातार समन और कानूनी नोटिसों को नजरअंदाज कर फरार चल रहा था। जानकारी के मुताबिक पूछताछ में शमशाद ने हत्या में शामिल होने की बात कबूल ली है। वहीं पुलिस अब उसे जेल भेजने की तैयारी में है। भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के काम को तेजी से बढ़ा रहा है। रेल ट्रैक के विद्युतीकरण से न केवल ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि आयातित डीजल पर निर्भरता भी कम होगी। मार्च 2026 से पहले रेलवे के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद है। देखिए रिपोर्ट। पीएम मोदी ने रेल इंफ्रा को आधुनिक बनाने के लिए लगातार जोर दिया है। रेल ट्रैक के दोहरीकरण हो या रेल ट्रैक का विद्युतीकरण, रेलवे ने पिछले 11 सालों में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। रेलवे की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त के अंत तक 99.1% रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण का काम पूरा हो गया है। अब कुल 69,800 रूट किलोमीटर में से केवल 646 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण का काम रह गया है। मार्च 2026 से पहले ही 100% रेल ट्रैक के विद्युतीकरण का काम पूरा होने की उम्मीद है। राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा और असम में ही इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अधूरा रह गया है। असम में 269 रूट किलोमीटर, राजस्थान में 93, कर्नाटक में 151, तमिलनाडु में 169 रूट किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है। रेलवे ने 4,500 मेगावाट सोलर एनर्जी पैदा करने के लिए देश भर के 2,427 रेलवे स्टेशनों की छतों पर 1,295 सर्विस इमारतों और 673 रिहायशी रेलवे क्वार्टर्स की छत पर सोलर पैनल लगाए हैं, जिससे 236 मेगावाट बिजली पैदा होगी।